सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है। मेथड का नाम नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का इन दोनों का एलसीएम लें। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो एक काम करता हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम 6 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, इन एलसीएम कर दूं, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये 3x हो जाएगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4y, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, 2 3 6 इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब इस 6 को इधर ट्रांसपोज कर दूं ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी वाली देखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1y हो जाएगा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 3 जा 3, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 नोट कर लूंगा, ये हो गया। अब देखिए इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन है, थोड़ा सा अच्छे से लिख गई, दोनों के एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है? देखिए दोनों को पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे लिख लेंगे। ये पहली वाली है, दूसरी वाली ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। गौर से देखिए दोनों का x का कोफिशिएंट सेम है ना, x का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है तो x को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में ना, जब दोनों प्लस में है तो कैसे एलिमिनेट होंगे? जब प्लस में है तो कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब कैसे हट सकते हैं, गैप नहीं हो पाएंगे ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ये -3 माना जाएगा और ये +1y अब समझा जाएगा। अब ये -9 समझा जाएगा। अब देखिए +3x है, ये -3x, ये 0x हो गया। देखिए एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट ना करते तब 3x और 3x तो जुड़ जाता ना, 6x हो जाता। इस वजह से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को। अब देखिए यहाँ पर 4y और ये +1y समझेंगे, +1y तो 5y हो जाएगा। अब देखिए -6 -9, -6 इसको समझेंगे, इसको -9 समझेंगे, +9 कभी नहीं समझना आप। -6 और -9 तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -15, याद रखिए। अब देखिए y को अकेला कर लूंगा मैं, अब इस -15 और ये 5 को डिवाइड में भेज दूंगा, 5 को डिवाइड में भेज दूंगा, ये ऐसे 5 5 5 5 3 15, तो ये हो गया y की वैल्यू हो जाएगी -3, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कर देता हूँ x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर गौर से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं एक काम करता हूँ इसको भी एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा y वाले को यहाँ पर चलिए, अच्छा मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, इसमें x की वैल्यू तो y की वैल्यू तो आ ही गई है, y की वैल्यू आ गई -3, -3 रख देता हूँ, ठीक। और ये 3x के प्लेस पे 3x रख देता हूँ, और ये माइनस के प्लेस पे माइनस, और ये 9 के प्लेस पे 9। ये इक्वेशन है, इसमें मैंने y की प्लेस पे -3 रख दी, ये देखिए y की प्लेस पे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x + 3 इज इक्वल टू 9। तो ये 3x को अकेला कर लूंगा, ये 3 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 9 - 3 हो जाएगा ये, तो 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3 आ जाएगी, मतलब कट के 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये देखिए y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। मैं चाहता तो x की वैल्यू एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, एलिमिनेशन करके। ये देखिए इन दोनों को नोट कर लूँ, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है ना। अब यहाँ पर मैंने y के प्लेस पे -3 सब्स्टिट्यूट करा था ना, तो मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, अब मैं इसको नोट कर लूँगा, 3x - y इज इक्वल टू 9, ये नोट कर लिया।
अब देखिए मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मैं किसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, y को। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए ना, जब दोनों जगह सेम होगा तभी तो एलिमिनेट होगा ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, होल इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू -6 रहेगा। जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये देखिए गौर से, 12 हो जाएगा, 12x। ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 1 है ना, तो 4 1 जा 4 -4y हो जाएगा। ये भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। गौर से देखिए y का कोफिशिएंट सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, अपने आप 0 हो रहा है। +4 -4 0, अपने आप 0y हो रहा है ना, तो कुछ मत करिए, अपने आप हो रहा है, क्योंकि मतलब ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करने का मतलब ऐड कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने आप ही 0 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 15x हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने का मतलब साइन चेंज कभी ना करिएगा, ऐड मतलब होता है साइन नहीं चेंज करना। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज करना। यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। हम तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा, तो हम क्या करें, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन ये 15 डिवाइड में आ जाएगा ये, तो 15 1 15, 15 2 30, ये देखिए x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करना चलेंगे, आप कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला करते हैं। 22 का ए वाला कैसे होगा, हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पे पैरेलल गिवन है, ये गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल गिवन है और बोला है कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करिए, मतलब सिमिलर करिए, तो पैरेलल गिवन है, देखिए गौर से, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए डबल ए क्राइटेरिया यूज करें क्या, क्योंकि कोई भी साइड्स के रेशियोज तो गिवन नहीं है, तो डबल ए क्राइटेरिया यूज करेंगे। कैसे, गौर से देखिए, इन ट्राइंगल POQ को गौर से देखिए, और ट्राइंगल SOR, ये SOR को गौर से देखिए। इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे। बताइए क्यों, एंगल P और एंगल S बराबर होंगे। ये एंगल P और ये एंगल S बराबर हैं, बताइए क्यों, दोनों क्यों बराबर हैं, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये PS ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल होगा। दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों को काटते हुए जो लाइन जाती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन पैरेलल, तो ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये ऑल्टरनेट एंगल है, होता है, क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, याद कर लीजिए, ऐसे जेड बने, जब भी जेड बने और ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो ये जहाँ पर जेड बन रहा है, ये जो कोने है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दोनों बराबर होते हैं, इसे ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, याद कर लीजिए। ठीक, कभी भी ऐसे देखिए, ऐसे ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, जैसे 60 है, ये भी 60 होगा। अगर लाइन पैरेलल है तभी के लिए है ये, लेकिन लाइन पैरेलल होगी तभी ऐसा होगा। जैसे ये देखिए, ऐसे यहाँ पर देखिए, दोनों लाइन पैरेलल है मान लीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा ऑल्टरनेट एंगल है, बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, शॉर्टकट में लिख देता हूँ एंगल्स को। ठीक, अब गौर से इधर देखिए, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को गौर से देखिए, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल है। कह दीजिए कैसे, ये देखिए, दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल को जो काटते हुए जाती है वो ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ऐसे समझ लीजिए, जेड बन रहा है ऐसे, देखिए ये लाइन ऐसे है, ये, और फिर ये ऐसे ट्रांसवर्सल गई ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे है, तो ऐसे जेड बना कि नहीं बना, ऐसे
दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऐसे जेड बनेगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। ऐसे जेड बने, जैसे देखिए ऐसे है दोनों लाइन पैरेलल, ऐसे बने ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल है। या फिर ऐसे मान लीजिए ऐसे है, दोनों लाइन पैरेलल है ना, दोनों लाइन, तो ये एंगल जो होगा और ये जो एंगल होगा दोनों बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो समझ गए हो कि नहीं? तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल क्यू है और ये जो एंगल आर है, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर हैं। दोनों एंगल क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। देखिए जब भी को दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है एक दूसरे को, जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल और ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, लेकिन हम सिर्फ डबल ए लगा देंगे, डबल ए से दोनों को कांग्रेस कर देंगे बाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस ओ आर के। तो डबल ए को ही ट्रिपल ए बोलते हैं, डबल ए को ही ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोलते हैं। चाहे आप तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इसके तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल को चाहे बराबर कर दीजिए, चाहे दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दीजिए, तब भी ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दी, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये हो गया सिमिलर। तो सिमिलर ही तो करना था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में गौर से देखिए, इस फिगर में गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे हैं, पहले से गिवन ही है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब साफ है कि इसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इस ट्राइंगल के और इसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दोनों बराबर होंगे। हाँ बराबर होंगे। तो देखिए OSR निकालना है, OSR मतलब बीच में क्या है? एस है ना, ये वाला एंगल आया, ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बी वाला करते हैं और वाला, तो ये एंगल निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल, पहले ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे निकलेगा? गौर से देखिए, ये एंगल का क्या नाम है? यहाँ पर ये एंगल का नाम है SOR, इस एंगल का नाम है SOR। और बगल वाले क्या नाम है? बगल वाले का क्या नाम है? ROQ, इसका नाम है ROQ, बीच में O है ना, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों 180? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। गौर से देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। देखिए ऐसे लाइन गई, ऐसे लाइन गई, ये लाइन गई, ठीक, और ऐसे ये ऊपर को गया ये, तो ये जो एंगल है ये 125 है। तो बगल वाला पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कभी भी ऐसे लाइन हो और ऐसे एक और लाइन है, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा मिलाकर के 180 डिग्री है, सेमी सर्किल बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये लिख दिया मैं। इसका नाम क्या है? SOR, एंगल SOR है। इसका नाम क्या है? एंगल ROQ। इन दोनों का सम 180 होगा ना, तो ये SOR नहीं मालूम और ये वाला मालूम है, ये कितना है? 125 है और ये 180 डिग्री। तो एंगल SOR कितना होगा? इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 125, 5 30 और 5, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो 125, 5 30 और 50 80, तो ये 55 डिग्री आ गया। ये 55 डिग्री आ गया, तो ये 55 डिग्री जब आ गया, अब गौर से देखिए इस ट्रायंगल में, गौर से देखिए इस ट्रायंगल में इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए? इन तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए ना। तो लिख देता हूँ इन ट्रायंगल SOR में ये एंगल का नाम बताइए। ये एंगल का नाम है RS, इसका नाम लिख देते हैं OSR, लिख देते हैं OSR। ये 55 है, ये 55 और ये 70 है। इन तीनों को मिला कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है। अब यहाँ पर देखिए OSR, इन दोनों का सम कर दीजिए, 70 और 50
125, ये 125 हो गया। इसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, OSR हो जाएगा 180 माइनस 125, तो 180 में से ये 55 हो जाएगा। कितना हो गया? 55। तो ये भी 55 आ गया। ये कितना आ गया? 55। तो ये 55 आ गया और ये 55 आ गया। दोनों 55 लेकिन कैसे आ गए? क्योंकि वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। 125 में से 75 में से 0 गया 5, ये 12 में से ये दोनों 55 ही आएंगे। सही है। देखिए यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते थे इसको। ये जो है ना, ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है। तो इन दोनों का जो सम होता है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, इन दोनों का जो सम होगा ना इसके बराबर होगा। देखिए इन दोनों का सम इसी के बराबर आ रहा है, मतलब सही है। तो हम पहले इन दोनों को निकाल लिया। OSR, तो OSR आ गया, ये देखिए OSR एक आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है? OQP, OQP ये एंगल निकालना है। मान लीजिए इसको A मान लेते हैं। ये एंगल कैसे निकलेगा? गौर से देखिए, दोनों ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर दिया हुआ है और यहाँ पर वर्टिसेस देखिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स दोनों के बराबर नहीं होंगे। तो O का कोरस्पोंडिंग O है, एंगल O का कोरस्पोंडिंग एंगल O है ये, और S का कोरस्पोंडिंग Q है, ये एंगल S का कोरस्पोंडिंग Q है। क्योंकि देखिए यहाँ पर S बीच में है, Q बीच में है, तो एंगल S का कोरस्पोंडिंग Q है ये। तो ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। क्यों दोनों 55 होंगे बताइए? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स जरूर बराबर होंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे। इनफैक्ट कोरस्पोंडिंग एंगल क्या, उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें एंगल निकालना है। दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो ना कभी, तो उसके जितने भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, मतलब ये इसका कोरस्पोंडिंग है, ये इन दोनों कोरस्पोंडिंग है, और ये इसका कोरस्पोंडिंग एंगल है, इनको बराबर ले सकते हो आप। तो ये इन दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है, इस वजह से इन दोनों बराबर होंगे। ये 55 निकाला था ना इसको, तो ये भी 55 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एंगल OSR, OSR ये वाला एंगल है, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है एंगल OQP, OQP दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ, CPST। CPST का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स के प्लेस पे एंगल लिख देता हूं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ, अपने से लगा लो, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ S मतलब सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कितना है? OSR कितना है? OSR 55 है, तो ये OQP भी 55 हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं ये कैसे आया? ये तो हमने ये कैसे निकाला था, याद है ना, यहाँ पे निकाला था। और ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा। समझ गए कि नहीं? Question number 23. Two concentric circles are of radii 6 cm and 10 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो concentric circles हैं, बना लेता हूँ दो concentric circles। ये एक सर्किल है, एक और सर्किल है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेम सेंटर है, सेम सेंटर, सेंटर ले लेता हूँ, दोनों का सेम सेंटर है, दोनों का सेम सेंटर है। यही सेंटर इस वाले सर्किल का है, यही सेंटर इस वाले सर्किल का है। दोनों का रेडियस दिया है, तो अंदर वाला जो सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल r मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर है। जो बड़ा वाला सर्किल है ना उसका रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल R 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का कॉर्ड का लंबाई बताना है। विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है। तो लार्जर सर्किल का कॉर्ड ऐसा बनाइए
जैसे ऐसे बनाएंगे ये लार्जर सर्किल का कॉर्ड, तो ये टच नहीं करेगा छोटे वाले सर्किल को, तो ऐसे बनाइए, देखिए ताकि छुए, ऐसे जाएगा तो नहीं छुएगा ना, ऐसे छुए ताकि ऐसे, ये ऐसे बनाइए, एक जगह छूना चाहिए यहाँ पर सिर्फ। जो ये लार्जर सर्किल का कॉर्ड है ना, ये स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, ये मान लीजिए लार्जर सर्किल का कॉर्ड ए बी है, ये छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है, छोटे वाले सर्किल को यहाँ टच कर रहा है, मतलब छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि जो सर्किल को टच करता है वो टेंजेंट होता है, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है। समझ गए? जहां पे टच कर रहा है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पी मान लेता हूं। हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड की लंबाई बतानी, ए बी बतानी है, ठीक, ए बी बतानी है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक, तो रेडियस कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ओ को पी से ज्वाइन कर लेते हैं, ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। गौर से देखिए, अब यहाँ पर ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए और ये रेडियस है, ये रेडियस और ये टेंजेंट और ये रेडियस। तो मैंने बताया था ना कि जो सर्किल है जो छूती हुई लाइन जाती है टेंजेंट होती है और ये रेडियस, तो जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। बिकॉज थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है, ठीक। तो ये थ्योरम है कि टेंजेंट और परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ये हो गया। अब देखिए 90 डिग्री कैसे है, समझ गए ना, ये 90 डिग्री का निशान है। अब देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड को परपेंडिकुलर आ रहा है, यहां से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये भी थ्योरम है, ये 9th क्लास का थ्योरम है कि अगर जैसे देखिए ये है सर्किल, बड़ा वाला सर्किल है, ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट बताएं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, कॉर्ड तक बाइसेक्ट द कॉर्ड, तब कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से याद रखिए कि ये दोनों बराबर है, ये AP और ये BP कैसे बराबर हुआ समझ पाए? थ्योरम से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल के लिए, बड़े वाले सर्किल के लिए, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम है सेंटर से, क्योंकि जा रहा है परपेंडिकुलर। समझ गया कि नहीं? तो ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, हमें AB निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहां से ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये AO कितना होगा? AO तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, ये क्या है? बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, तो ये 10 हो जाएगा AO। और ये OP क्या है? OP क्या है? छोटे वाले सर्किल का रेडियस है, ये OP है, OP छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। AP निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे पहले? AP अगर आ गया ना तो पूरा AB भी आ जाए, क्योंकि AP का डबल ही तो है AB। तो पहले AP निकालता हूं मैं। AP कैसे निकालूंगा? देखिए गौर से देखिए, ये मालूम है हमें, ये कितना है? 6 है, ये 6, ये 10, तो ये नहीं निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये है 10, ये है 6, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा आसानी से। लिख देता हूं यहां पर, गौर से देखिए, इन ट्रायंगल OAP में गौर से देखिए, OAP ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ना। देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AO है, हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OP, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। AO स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP कितना है? AP नहीं मालूम, AP का स्क्वायर नोट कर देंगे। OP कितना है? OP 6 है, तो 6 का स्क्वायर ले लूंगा, तो ये 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, 100 ही तो होगा। AP स्क्वायर 6 × 6 36, तो इस 36 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 100 - 36, तो AP स्क्वायर क्या हो गया? 100 - 36, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 64 हो जाएगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब देखिए इस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, रूट में चला जाएगा, √64,
तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 64 होता है ना, तो 8 हो जाएगा, 8 8 64। तो AP की लेंथ अभी आई, हमें तो पूरा AB की लेंथ चाहिए ना, तो AB क्या होगा, AB जो होगा 2 टाइम AP नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना ये पूरा जो है ये और ये बराबर ही है, तो AB चाहिए ना, तो ये इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, पूरा AB आ जाएगा। तो मैं 2 इंटू AP कितना है, AP ये है 8, तो मुझे AB कितना आ गया, AB आ गया 16। तो याद हो गया कैसे करना है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, तो AB 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एंगल ए इज लेस देन, एंगल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 if tan a plus b is equal to 1 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3। तो ये वाला करना है, ठीक, इसको पहले करते हैं। ए वाला कैसे होगा, देखिए ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, इसको नोट कर लेता हूं। क्या गिवन है, tan a प्लस b इज इक्वल टू 1 गिवन है, और क्या गिवन है, tan a माइनस b, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये गिवन है। गौर से देखिए, ये हमारे जान पहचान का है, ये कैसे जान पहचान का है, ये है tan 45, याद करिए tan 45 1 होता है। अगर मैं यहाँ tan लेते आऊँ तो ये tan और इधर वाला ये tan कट नहीं जाएगा, ये देखिए ऐसे, जैसे यहाँ पर tan मान लीजिए, यहाँ पे tan 2x है और यहाँ पर है tan मान लीजिए 60 है, तो ये tan कट जाता है, 2x इज इक्वल टू 60 हो जाता है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ नहीं जाएगी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, गौर से, यहाँ पर tan लाना है मुझे, क्या लाना है, tan कैसे आएगा, ये tan 45 होता है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, tan 45 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे रटा हुआ है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल, पूरा मुझे रटा हुआ है, मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, आप लोग जाके देखिए वहाँ पर। देखिए tan 45 ये हो गया, यहाँ पर tan a प्लस बी एज इट इज नोट कर लेता हूँ मैं, ये ठीक। अब देखिए ये tan और ये tan कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं आपको, डायरेक्ट ऐसे लिख देना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 45, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ पर ये भी जान पहचान का एंगल, ये tan 30 है भैया, ये tan 30 है, क्या है ये tan 30, tan a माइनस बी को एज इट इज नोट कर लूंगा, इसके प्लेस पे लिखूंगा tan 30, ये tan 30 है, ये tan कट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये दूसरी है और ये पहली है। अब इन दोनों को यूज करके मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूं, दो लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल a एंड b है, तो इन दोनों का मैं एलिमिनेशन मेथड से a और b निकाल लूंगा। देखिए ठीक कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल ए बी है, a और b है, सेम वेरिएबल a और b है। तो देखिए मैं कुछ करूँ भी नहीं, अपने आप ये कट जाएगा, ये अपने आप कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, मतलब कुछ नहीं कर देंगे, मतलब प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए, चलो दोनों कट गए, तो a और a क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 75 हो जाएगा, 40 और 3 70 और 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 75/2, मतलब 37.5 डिग्री। ए आ गया, बी कैसे आएगा, अब एक काम करता हूँ, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ कि एलिमिनेशन लगा लूँ, एलिमिनेशन लगा लेता हूँ। चलिए यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है। अब देखिए हमें अब यहाँ पर किसको हटाना है, a को हटाना है, b को हटा चुके हैं, अब a को हटाएंगे, दोनों प्लस प्लस मैंने नहीं हटेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसको माइनस है तो इसको प्लस बना दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बना दीजिए, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, सब लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये प्लस बी 2b हो जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 15, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 15। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/2 मतलब 7.5 7.5 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। समझ गए कि नहीं? देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 37 और ये 37 3 40 44 1 45। हाँ दोनों को जोड़ने में 45 आ रही है। देखिए दोनों को जोड़ने में 45 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 30 आएगा। हाँ सही है, वेरीफाई भी कर लिया मैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर है a माइनस बी 30 है, तो a के प्लेस पे आप क्या रख देंगे, a के प्लेस पे ये रख दीजिए 37.5 माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो b को इधर लेते आइए, 30 प्लस b हो जाएगा 37, यही रहने दीजिए। तो ये 30 को अब इधर भेज दीजिए, 37.5 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा 7.5। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू चाहे इस तरह निकाल लीजिए। अब देखिए दूसरा वाला कर देते हैं। प्रूफ करना है कि tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में कर दूं क्या जल्दी से। देखिए यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें 45 डिग्री है और राइट एंगल ट्राइंगल भी वो होना चाहिए। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए आप। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका दो साइड बराबर ले लीजिए तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इन दोनों को तो बराबर ले नहीं सकते क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है ना ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। इन दोनों को बराबर ले लेंगे तो लॉन्गेस्ट नहीं रह जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए ना। तो इन दोनों को बराबर नहीं ले सकते ना, इन दोनों को बराबर ले सकते क्योंकि लॉन्गेस्ट होना चाहिए। इन दोनों को बराबर ले लिया, इन दोनों को, तो लॉन्गेस्ट कहाँ रह गया, ये लॉन्गेस्ट कहाँ रह गया, तो बराबर हो गया ना। तो इस वजह से इन दोनों को बराबर लीजिए ये, ताकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड रहे। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है ये। इसमें देखिए आइसोसेलेस है तो इसके दो साइड बराबर है, तो उन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। 90 है ना, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दोनों 45 होंगे, दोनों 45 होंगे। कह दीजिए क्यों? क्योंकि देखिए दोनों बराबर हैं तो दोनों को x मान लीजिए, इन तीनों का सम करेंगे 180 आएगा ना। तो अकेले 90 है, ये अकेले 90 है ना, तो इन दोनों को मिलाकर के भी 90 होना चाहिए और दोनों बराबर भी होना चाहिए ना। तो 45 ही तो होंगे, है ना, क्योंकि दोनों बराबर भी होना चाहिए और दोनों का सम 90 भी होना चाहिए इन दोनों का। तो 45 ही तो होंगे, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें 45 डिग्री हो और tan 45 निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर गौर से देखिए tan 45 लगाते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 45 के लिए, चलिए इसको हटा देते हैं, इस 45 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला। तो tan 45 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस परपेंडिकुलर ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन होता है? जो इस एंगल के सामने होता है। इस एंगल के देखिए सामने है ना, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा AB, इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस होगा। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस BC होगा। तो अब गौर से देखिए ये दोनों बराबर है ना, दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये दोनों की लेंथ बराबर जब है तो AB को AB लिख देता हूँ, BC और AB बराबर ही है तो इसको भी AB लिख देता हूँ, दोनों बराबर ही तो है ये दोनों। चलिए मैं इसको x ले लिया, जैसे ये भी तो x होगा क्योंकि आइसोसेलेस है, ये भी x होगा, तो ये x और x कट नहीं जाएगा, दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या आ गई? tan 45 की वैल्यू कट करके 1 नहीं आ गई। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ नहीं कर दिया कि tan 45 1 होता है। तो समझ गए कि नहीं? तो आप अगर मान लो ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? ऊपर वाला करना चाहेंगे कि नीचे वाला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। A chord of a circle of diameter 20 cm subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of corresponding minor segment of the circle. माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। देखिए सर्किल है,
ये सर्किल है। तो माइनर सेगमेंट पहले क्या होता है? माइनर सेगमेंट, देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड के जो नीचे ये एंगल होता है ना, ये होता है माइनर सेगमेंट। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना जो सर्किल का, वो होता है मेजर सेगमेंट। याद हो गया? ये माइनर सेगमेंट क्या होता है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट लिख देता हूं, चलिए, माइनर सेगमेंट। और जो सर्किल का रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। याद कर लीजिए, बचा हुआ पार्ट मेजर सेगमेंट। ठीक, तो इसी का एरिया निकालना है। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर, सर्किल का डायमीटर कितना है? डायमीटर है 20, मतलब रेडियस हो जाएगा 10, रेडियस 10 हो गया। सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कॉर्ड ने 60 डिग्री बनाया सेंटर पे। देखो कॉर्ड ने बनाया 60 डिग्री, कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया, ऐसे एंगल बनाता है ना, ये सेंटर है, ऐसे एंगल बनाता है, ऐसे याद रखिएगा। तो कॉर्ड कैसे एंगल बनाता है? तो सर्किल में याद रखिएगा, कॉर्ड ऐसे एंगल नहीं बनाया कि ये कॉर्ड है ऐसे एंगल बना लिया, ऐसे नहीं। कॉर्ड जो होता है ना, ऐसे दो रेडियस भेजेगा यहाँ से, ऐसे एंगल बनेगा। ये जो एंगल होगा ना, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी। ए बी ने एंगल बनाया सेंटर पर, ठीक, ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए, इसको कुछ नाम देते हैं एल, ओ ए एल बी, ओ ए एल बी, ओ ए एल बी। ये पहले हम एक काम करेंगे, ओ ए एल बी सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। गौर से देखिए, मैं एक काम करूंगा, पहले ये पूरा एक सेक्टर है, ओ ए एल बी, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। गौर से देखिए, ये सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया पहले मैं निकाल लूंगा, फिर मैं ये ट्राइंगल के एरिया निकालूंगा, ये ट्राइंगल के एरिया, ये ट्राइंगल के एरिया, ठीक। फिर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, तो यही शेडेड रीजन ही तो आएगा। शेडेड रीजन माइनर सेगमेंट है, नहीं समझ पाया? वही लिखा हूं कि जो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर जो ALB है उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? जैसे देखिए यहां पर गौर से देखिए, ये सर्किल है, ये पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर, ये सेक्टर है। सेक्टर में से ये ट्राइंगल को हटा दीजिए, ये ट्राइंगल को हटा दीजिए। पूरे सेक्टर में से, ये पूरे सेक्टर में से, ये पूरे सेक्टर है, इसमें से ट्राइंगल को हटा देंगे, यही तो बचेगा शेडेड वाला। तो याद रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो याद रखिए, तो वही मैंने किया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। इसको याद कर लीजिए, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का कैसे निकलेगा एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल कई फॉर्मूले होते हैं ना ट्राइंगल के। पहला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें हाइट नहीं गिवन, इसमें हाइट नहीं गिवन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकल पाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से। फिर क्या करेंगे? देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है कहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखिए कैसे, ये गौर से देखिए, जो ट्राइंगल है ना, ये रेडियस है, रेडियस है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होता ही है ना, दोनों 10-10 है ना, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों 10-10 हो गया। अब ये जो AB है, AB नहीं मालूम, अगर ये भी AB भी 10 हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा ना ये। लेकिन यहाँ पर एंगल देखते हैं, यहाँ पर ये एंगल 60 है और ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए ना। दोनों एंगल को x मान लेते हैं,
दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, क्योंकि बराबर साइड के सामने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। बराबर साइड है ना दोनों, इनके सामने सामने वाले एंगल बराबर होने चाहिए दोनों, ठीक। तो इन दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं। अब इन तीनों का सम कितना आएगा, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए ना। तो x प्लस एक्स 2x और प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू 120 x, अब ये 2 को डिवाइड भेज देंगे तो ये हो गया 60, x भी 60 आ गया। गौर से देखिए ये भी 60 आ गया, मतलब ये 60 आ गया और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी 60 आ गया। मतलब कि तीनों एंगल बराबर हो गए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों एंगल बराबर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आज के बाद से याद कर लीजिए, कभी भी सर्किल में सेंटर पे एंगल 60 डिग्री हो और ये रेडियस है, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया करिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये 60 है तो दोनों बराबर बराबर होंगे तो दोनों भी 60 होंगे। तो इसको रट लीजिए, कभी भी सेंटर पे एंगल 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री एंगल हो तो ये दोनों भी 60 हो जाते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो याद कर लीजिए कि यहाँ पर 60 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान लेंगे, ठीक। तो ए बी की लेंथ पूछता तो हम 10 बोल देते, ए बी की लेंथ 10 ही होगी क्योंकि तीनों साइड बराबर हो जाएगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें याद है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसको याद कर लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हाइट दिया होता है यहाँ पर तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं, हाइट नहीं दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा लिया, ठीक। तो इसको याद कर लीजिए। थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री, ये देखिए थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 10, ये रेडियस 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर रख दूंगा ये। अब देखिए पॉइंट हटा दूंगा मैं, पॉइंट हटा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, ये गया 6 × 6 6 6 × 36, तो ये 1/6 बचा और ये 3.14 है, ये 10 का स्क्वायर 100 नहीं हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटाऊंगा मैं ऐसे, मैं पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ के बाद 2 डिजिट है ना, तो इसकी वजह से नीचे 100 आ जाएगा। तो याद रखिए पॉइंट हटाना आता है ना, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/6 इंटू 314 हो गया। इसको साथ साथ करते जाते हैं, √3 की वैल्यू कितनी रखनी है, √3 की वैल्यू रखनी है 1.73 इंटू यहाँ पर साइड कितना है, यहाँ पे 4 भी रखना है, साइड कितना है, साइड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी साइड ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है ना, तो ये 10 ले लेता हूँ, ये 10 का स्क्वायर ये ले लिया, माइनस ये है पॉइंट हटा देता हूँ इसका, तो 173, पॉइंट जब हटाऊंगा मैं इसको ऐसे, तो पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, देखिए 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट, तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो 4 के नीचे 2 जीरो मतलब 100 आएगा, और ये 10 का स्क्वायर भी 100 होगा, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 173/4 बचेगा। अब देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो आया 157/3 माइनस 173/4। अब इन दोनों के एलसीएम ले लो, जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स कर दो। मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 157 इंटू 4 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 173 इंटू 3, नीचे 4 3 जा 12 कर दूंगा। इसको सॉल्व करता हूँ, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 22 2 कैरी 2, 4 1 जा 4 4 और 2 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 5, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 12 से कर दूंगा। तो 8 में से 9 गया नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया 9, ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर ये बचा 6, नहीं ये 6 है, 6 में से 5 गया 1, तो आ गया 109/12। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आना चाहिए आंसर, 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए।
तो 12 7 84, 12 9 जब 108, देखिए 12 9 जब 108 होता है, 9 जब 108 है ना, तो 109 है ना, तो आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक, 9.08 आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से छाप दे रहा हूँ, आंसर ये लिखा हुआ है। तो आप समझ पाए कि नहीं, ये सेक्शन है की समाप्ति हो गई। तो अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो अच्छे समझ में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दीजिए, ठीक।